हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारुति एंटरटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओशो रजनीश के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा और कई लोगों ने इनका प्रवचन भी सुना होगा। सो फ्रेंड्स, चलो हम बात करते हैं ओशो रजनीश के बारे में। ओशो का मूल नाम चंद्र मोहन जैन था। वे अपने पिता के 11 संतानों में सबसे बड़े थे और उनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था 11 दिसंबर 1931 में। उनके पिता बाबूलाल और माता सरस्वती तारणपंथी दिगंबर जैन थे। बाल्य अवस्था में रजनीश उनके नाना नानी के पास ही रहते थे। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता और रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा है। रजनीश 7 साल के थे तब उसके नाना का निधन हो गया और वे अपने माता पिता के साथ रहने लगा। पैदा होने के 3 दिन बाद तक ओशो न तो हंसे थे और नहीं रोए थे। इसके परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए थे। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे शासक के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश एक विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं पाते थे। किशोर अवस्था आने तक रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा सा भी विश्वास नहीं रहता। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। साल 1997 में संस्कृत के लेक्चरर के तौर पर रजनीश ने रायपुर विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाएं और जीवन व्यापन के तरीके छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने इनका ट्रांसफ़र कर दिया। अगले ही साल वे दर्शन शास्त्र के लेक्चर पर जबलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हुए। ओशो रजनीश को बचपन से ही किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था और उसी के कारण उसके पास इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया था कि कई बार तो उसने प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ कई सवाल लेकर बहस भी करते थे, क्योंकि उनके जब तक उनको जो चाहिए था वो जवाब नहीं मिल जाता था तब तक वो बहस करते रहते थे। और उनका पूरा घर एक लाइब्रेरी बन चुका था। आचार्य रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार मुंबई से शुरू किया और आज के दिन में शायद ही ऐसी कोई लाइब्रेरी होगी जहाँ पे ओशो की कोई बुक देखने को ना मिले। उसी दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वो आचार्य रजनीश के नाम से ही अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। इनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने इन्हें विवादास्पद कर दिया था। ईयर 1974 में पुणे में आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की और उसके बाद आश्रम में धीरे धीरे लोगों की भीड़ें जमा होने लगी और ख़ास करके ज़्यादातर लोग उसमें से विदेशी ही थे। और पुणे स्थित आश्रम को आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और उसी दौर पे तत्कालीन जनता पार्टी के साथ कुछ मतभेद के बाद ओशो ने अमेरिका जाने का डिसीजन ले लिया। पुणे गवर्नमेंट के साथ कुछ मतभेद के बाद ओशो यूएसए चले गए। और ये बात भी सच है कि ओशो ने शादी भी की थी। लेकिन एक बात ऐसी भी थी कि यूएसए में जो प्यार मिला ओशो को, जो पहचान मिली, वो इंडिया में शायद थोड़ी कम थी। और यूएसए में ओरेगन में वहाँ पे ओशो ने रजनीशपुरम की स्थापना की और वहाँ के लोगों ने उन्हें इतना सारा प्यार दिया और ओशो आश्रम की जो भी ज़मीन थी वहाँ पे वो सब उनके भक्तों द्वारा दी गई थी। लेकिन ईयर 1985 में इस आश्रम के पास मार्स फ्रूट पॉइजन की एक घटना घटित होती है और अमेरिकन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये सब काम ओशो ने किए हैं
और इसलिए ओशो को यूएसए में अरेस्टेड किया जाता है और ओशो को कुछ टाइम के लिए यूएसए में जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन फिर उसे निर्दोष छोड़ के उस कंट्री में उससे निर्वासित कर दिया। और फिर ओशो ने सोचा अब यूएसए आना बहुत मुश्किल है। फिर ओशो ने यूएसए को छोड़ के इंग्लैंड चले गए और वहाँ वो रोल्स रॉय के सीईओ से मिले। जो इसका जो सीईओ था रोल्स रॉय का, उसे ये ओशो का अंदाज बहुत ही पसंद आया और वो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड भी हुआ। फिर ओशो ने उसे समझाया कि ज़िंदगी का सही मकसद क्या है। हम कुछ ही सालों के लिए इस दुनिया में आए हैं और हमें लाइफ के हर एक मोमेंट को मेमोरी बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि हर एक की लाइफ में सुख दुख ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब तो चलता ही रहता है। इसलिए हमें जो भी हमारे लाइफ में जो भी स्थिति आए उसके साथ हमें एंजॉय के साथ जीना चाहिए। ये सब बातें सुन के रोल्स रॉय के सीईओ उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। और एक बात ऐसी भी है कि ओशो रजनीश के पास 93 रोल्स रॉय कार थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इसे ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही लग्जरियस कार है और जिसकी प्राइस अराउंड 3.5 से 4 करोड़ रुपए होती है। ऐसी 93 कार्स ओशो रजनीश के पास थी, या फिर उसने ख़रीदी हो या उसका जो भी सीईओ था वो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो हर एक नया मॉडल जो भी लॉन्च होता था वो सब पहले ओशो को गिफ्ट करता था, बाद में वो मार्केट में उसे लॉन्च करता था। जी हाँ फ्रेंड्स, 93 रोल्स रॉय कार के मालिक थे ओशो रजनीश। आप देख सकते हो 93 रोल्स रॉय, जिसकी इतनी सारी खूबियाँ है ये कार की कि आप अगर यूट्यूब पे देखोगे कि रोल्स रॉय इंटीरियर एक्सटीरियर तो आपको पता चलेगा। और ओशो रजनीश को 21 कंट्री में से निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसने पहले हर एक कंट्री में अपना कदम रखा तो उसके बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी मिली, उसने अपनी पहचान भी बनाई, लेकिन बाद में उसे उस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। और ओशो रजनीश को 21 कंट्री में से निकाला गया था और उन्हें वापस नहीं आने की भी सूचना दी गई थी। और सभी कंट्री में से निकाले जाने के बाद ओशो रजनीश वापस अपने पुणे स्थित आश्रम में आ गए और वहाँ पे अपना जीवन बिताने लगे। और उसी के साथ उसने मेडिटेशन योग साधना को भी बहुत सारा विकसित किया। और साल 19 जनवरी 1990 में उसने अंतिम सांस ली, उसका निधन हो गया। और उसका निधन उसके पुणे स्थित आश्रम में ही हुआ था। और ओशो ने 51 ईयर की साल में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन यह पार्ट तो हर किसी के लाइफ में है ही, लेकिन ओशो ने एक बात बहुत ही अच्छी समझाई है कि लाइफ में जो भी परिस्थिति आए, जो भी अच्छा हो या बुरा हो, हर एक के साथ अच्छे से जियो, एक एंजॉय के साथ जियो, क्योंकि लाइफ में कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं रहने वाली, उसका एक टाइम रहता है, उसके बाद वो अपने आप चली जाती है। इसलिए लाइफ में अच्छे से जियो, जो भी अच्छा मिले बुरा मिले हर एक के साथ एंजॉय के साथ जियो। उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रम ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट ज़ूरिक आधारित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन चलाती है, जिसकी लोकप्रियता ओशो रजनीश के निधन के बाद बहुत ही बढ़ गई है और ये पुणे में स्थित है। और आज भी कई कंट्री में से लोग जो ओशो को मानते हैं, ओशो को जानते हैं, वो आज भी ओशो आश्रम में आते हैं, उनका मेडिटेशन पार्ट्स में पार्टिसिपेट करके उसका एंजॉय करते हैं और कुछ सीख के फिर वापस उसके कंट्री में चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है ओशो आश्रम। और गुजरात में भी पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में ओशो आश्रम स्थित है, जो कि समुद्र के किनारे है। यहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेनर आते जाते रहते हैं और योगों का पाठ करते रहते हैं। अगर आप इनके जो भी ओशो को मानते हैं और वो लोग जो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, जो योग साधना में बैठे हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो लगेगा आपको ये साला पागल है, क्योंकि वो ऐसी साधना में बैठे हुए रहते हैं कि उसको कुछ अता पता नहीं रहता कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, कुछ मालूम नहीं होता। वो बस सिर्फ अपनी साधना में बैठे होते रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, और ओशो रजनीश एक भारतीय विचारक और धर्मगुरु रहे हैं। उनके संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश विवादास्पद और रहस्यमय गुरु रहे हैं। और एक लास्ट चीज़ जो मैंने ओशो के प्रवचन से सीखी है कि जब भी आप कभी कोई मुसीबत में हो या कुछ समझ ना आए कि ये सब क्या हो रहा है, तब जाके ओशो के ऐसे कई प्रवचन हैं जो आप सुनिए, आपको लाइफ में बारे में बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ को इतना सीरियस मत लो। जो भी पार्ट्स है हमारी लाइफ में, हमें उसी से ही तो सीखना है
कि लाइफ में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का सही मतलब क्या है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी इसमें पाठें आती रहती है, हमें उसी से हम सीखते हैं कि उसका सार क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए लाइफ में जो भी परिस्थिति आएगी वो आपको कुछ ना कुछ सीख दे के ज़रूर जाएगी। इसलिए लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय के साथ जियो। प्लीज़ लाइफ को इतना सीरियस मत लो। ये सब मैं नहीं, ओशो के पाठ में, ओशो के प्रवचन में सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।